सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्डिंग आउट सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जहां पर हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं इंपीरियल एकेडमी का सीन। सभी लोगों को ये तो पता लग ही चुका था कि वहां से सुप्रीम एल्डर जा चुके हैं। इसी वजह से अब एम्पर के द्वारा एक अध्यादेश को जारी किया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा गया होता है कि जो मास्टर बादशाह है वो काफी समय से इंपीरियल एकेडमी के अंदर है। उनका टैलेंट बहुत ही कमाल का है और साथ ही साथ वो सुप्रीम बनने के लायक भी है, जिसकी वजह से उनको सुप्रीम एल्डर के जाने की वजह से उनकी जो पोजीशन थी ग्रैंड सैक्रिफिशियल ऑफिसर दी जाती है ग्रेट एकेडमी के अंदर मास्टर बादशाह को, ताकि वो अपने ही जैसे और भी कई सारे टैलेंटेड बच्चों को कल्टीवेट कर सके। लेकिन ये खबर सुनकर कुछ मास्टर थे जो कि खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद लगा के रखी थी कि उनको ग्रैंड सैक्रिफिशियल ऑफिसर बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी उनको अध्यादेश का सम्मान करना होगा और जो ऑर्डर एम्पर के द्वारा दिया गया है सभी को उसे फॉलो भी करना होगा, जिसका सम्मान और अपनी लॉयल्टी उन्हें अपनी आखिरी सांस तक दिखानी होगी। जिसके बाद अब जनरल चिन दोबारा से पहुंच जाता है नेशनल मास्टर के पास में और उनसे कहने लगता है कि ग्रेट एकेडमी के अंदर अब नया ग्रैंड सैक्रिफिशियल ऑफिसर बना दिया गया है गोली नुवान बादशाह को। जो बात सुनकर नेशनल मास्टर कहते हैं कि गोली नुवान की जो स्कॉलरशिप है और उनका जो कैरेक्टर है वो हाँ इस बात को जस्टिफाई करता है कि वो इस पदवी के लायक है, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। मेरे कुछ भी छोटा मोटा कहने से बातें ज्यादा बिगड़ जाती है, और जब एम्परर ने ये डिसीजन लिया है तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस बारे में छोड़ो, और जो सबसे जरूरी बात है तुम्हें जाकर बतानी होगी एम्परर को, जो कि है हेवनली डीमन सेक्ट के न्यू सेक्ट मास्टर के बारे में। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताना होगा कि हेवनली डीमन सेक्ट का एंसेस्टर कौन है। इसके अलावा तुम उनसे और कुछ भी नहीं कहोगे और वापस आ जाओगे, जिसके लिए वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। और अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है हेवनली डीमन सेक्ट को, जहाँ पर अब चिन्मू उस सेज की नींद से जाग चुका था। तो ग्रेट एल्डर उससे ये कहने लगते हैं कि अपने सेक्ट का नया होली सेक्ट मास्टर बनते ही तुम सबसे पहला काम क्या करना चाहते हो। चिन्मू कहता है कि मैं अपने 360 हॉल्स के अंदर एक और नए हॉल को ऐड करना चाहता हूँ, और वो हॉल एक्चुअल में होगा एक प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर हमारे सेक्ट के काबिल बच्चे अपनी प्राइमरी स्कूलिंग को कर पाएंगे। जो बात सुनकर ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर खुशी आ जाती है, और फिर वो चिन्मू से कहने लग जाते हैं कि देखो जो भी नए स्कॉलर्स बनते हैं वो चीजों को कितना ज्यादा तोड़ते फोड़ते हैं, लेकिन याद रखना कि ये जगह है हमारी सैक्रेड माउंटेन लिंकडाई, इसीलिए तुम यहाँ पर गलती से भी या चाह कर भी कोई भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। जो बात सुनकर चिन्मू कहता है कि मैं आकर कहाँ तोड़ता फोड़ता हूँ। एल्डर कहते हैं कि हाँ मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझता हूँ। क्या तुम्हें यह पता है कि इंपीरियल एकेडमी के अंदर तुम्हें पूरे 8 दिन भी नहीं हुए थे रहते हुए, और फिर भी तुमने इतने कम समय में करीबन 2 से 3 बार वहाँ की चीजों को तोड़ा फोड़ा था, पूरे माहौल को ही बिगाड़ कर रख दिया था। और तोड़ने फोड़ने का लेवल इतना ज्यादा था कि 10 बच्चे मिलकर भी ऐसा नहीं करेंगे। और एक सेक्ट मास्टर होने के नाते तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमारे इस पैलेस के अंदर जितने भी हॉल हैं वो सभी के सभी एंशिएंट रेलिक है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के कल्टीवेशन मेथड्स को सिखाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नए डिसाइपल बनेंगे वो सभी के सभी उन सारी की सारी चीजों को सीखें। नॉलेज को कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभी में बांटना चाहिए। नई चीजों को सीखना और दूसरों को नई चीजें सिखाना ये एक सेक्टर मास्टर की ही जिम्मेदारी होती है, जो कि अब रुक नहीं रहे थे बल्कि यहाँ से भी जाने लगे थे। और वो चिन्मू से कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर ही रुकना है और सब कुछ देखभाल करनी है। ये खुशियों का मेला हमेशा इसी तरीके से ही चलना चाहिए, और तुम्हें ये भी समझना होगा कि हम लोग हमेशा एक साथ में नहीं रह सकते। मेरा समय निकल चुका है लेकिन तुम्हारा समय अभी शुरू हुआ है। चिन्मू कहता है कि एल्डर मैंने गोल्डन पैलेस से काफी सारी चीजों को चुराया था, जिसमें से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके काम में ज्यादा आएंगे। चिन्मू सामान निकाल कर उनके तो हाथों को ही भर देता है। वो कुछ टॉनिक्स को भी देता है, कुछ मेडिसिन की बोतल्स को जो कि एल्डर की हेल्थ को ठीक रखेंगे। चिन्मू ने तो ऐसे ऐसे आइटम्स को निकाल कर रख दिया था जिन्हें देखकर तो एल्डर भी शौक रह जाते हैं कि ये बच्चा आकर क्या कर रहा है। चिन्मू कहता है कि सफर के दौरान आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ के बारे में। यहाँ तक कि उसने तो उनके लिए कुछ नए सूज को भी रख दिया था, लेकिन सबसे जरूरी वो उनको गले से लगा लेता है, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिससे कि वो जितना भी सामान था वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी कोई भी परवाह नहीं थी।
जिन्मू इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि अब वो अपनी जिंदगी में कभी भी एल्डर को नहीं देखेगा। उससे मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी राख, क्योंकि उस वक्त वो खत्म हो चुके होंगे। इसीलिए एल्डर चिन्मू को सहलाते हैं और कहते हैं कि अब ये सब कुछ तुम्हारा है, इसे संभालना। जहाँ पर चिन्मू उनको आखिरी अलविदा करता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। जिन दूरियों ने चिन्मू को बहुत ज्यादा इमोशनल भी बना दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल चिन्मू ही उनको विदा करने के लिए आया था, बल्कि कुछ हॉल मास्टर्स भी वहाँ पर आ चुके थे अपने एंसेस्टर को अलविदा कहने के लिए, जिनको देखकर एल्डर काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट अलविदा बनने वाला था। जिसके बाद फिर फाइनली वो निकल जाते हैं अपनी जिंदगी के एक और नए सफर पर, जहाँ से हम लोगों को अब अगले ही सीन के अंदर नजारा दिखाया जाता है ग्रेट रुइंस का। और विलेज के एंट्रेंस पर हम लोग देख पाते हैं विलेज चीफ की व्हीलचेयर को, जो कि नीचे डली हुई थी, जहाँ पर साथ ही साथ विलेज चीफ ही नीचे डले हुए थे। और उनके पास में तभी आ जाते हैं फार्मासिस्ट ग्रैंडपा, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि विलेज चीफ, कि आप सच में यहाँ पर 2 दिन से डले हुए हो, कि आप सच में डार्कनेस के आने पर वापस से अपने रूम के अंदर नहीं गए। जो बात सुनकर विलेज चीफ कहने लग जाते हैं कि फार्मासिस्ट, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? तुम्हें इस बात को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि न जाने कितने ही दशक बीत चुके हैं जब से तुम हर रात ही मुझे मेरे रूम में छोड़कर आया करते थे, लेकिन कल रात तुम ऐसा करना भूल गए, जिसकी वजह से मैं यहीं पर ही डला रहा। जो बात सुनकर फार्मासिस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या आप सच में चल नहीं सकते या उड़कर नहीं जा सकते? विलेज चीफ कहते हैं कि फार्मासिस्ट, मुझे लगता है कि सच में तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मेरी ना तो टांगे हैं और ना ही मेरे हाथ है, फिर आखिर मैं कैसे ही चल सकता हूँ या कैसे ही मैं उड़ सकता हूँ? जो बात सुनकर फार्मासिस्ट ग्रैंडपा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास में हेवन को हिलाने की शक्ति है, तुम चाहो तो डाजू को हिला के रख सकते हो, यहाँ तक कि डार्कनेस भी तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप हमेशा मेरे सामने ये विक्टिम कार्ड ले आते हो। विलेज चीफ कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही आलसी होते जा रहा हूँ, माफ करना दोस्त, ये मेरी गलती थी। जो दोनों ही ग्रैंड पास अब दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं जिस मूवमेंट पर, तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं ग्रेट एल्डर यूलिन लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के साथ में, जिनको देख के विलेज चीफ कहते हैं कि इतने समय के बाद एक नए दोस्त का आना, आखिर मैं ये क्या समझो। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि यूलिन, अब तो तुम्हारे कंधों से वो भार उतर ही चुका होगा, जिससे कि वो दोनों ही एल्डर सबसे पहले विलेज चीफ को ग्रीट करते हैं। जिसके साथ ही साथ हम लोगों को डीमन सेक्ट के अंदर अब चिन्मू को दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहा था कि उस स्टोन के ऊपर वुड कटर सीड से मैंने जिन टीचिंग्स को प्राप्त किया है, उसकी वजह से अब मैं भी कुछ नई नई टेक्निक्स को सीखने वाला हूँ। और वाकई में अब ऐसा हो भी रहा था, क्योंकि चिन्मू ने नई टेक्निक्स को सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि द ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर का वो नया मालिक बन चुका था। और उसके अंदर जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है, चिन्मू उसको बढ़ते समय के साथ में सीखते जाएगा, जिसके बारे में एल्डर बता रहे होते हैं विलेज चीफ को कि उनका जो सेक्रेड माउंटेन लिंक टाई है वो बाहर की दुनिया से काफी अलग है, इसकी वजह से वो चिन्मू के कल्टीवेशन और उसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जगह है, जहाँ पर चिन्मू ने एक बहुत ही कमाल की टेक्निक को सीखा होता है, जो कि होती है ऑरा फार्मिंग, यानी कि वो भी विलेज चीफ के जैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी बना सकता है। लेकिन इस टेक्निक में उसको महारत हासिल करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। चिन्मू हमेशा ही अपनी प्रैक्टिस को करता है और उसकी हेल्प करती है हमेशा ही होलिंगर, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने से चिन्मू को भूख लगती है, जिस खाने का इंतजाम करती रहती है होलिंगर। चिन्मू ने अब साथ ही साथ कुछ नई नई स्वॉर्डमैनशिप को भी सीखना शुरू कर दिया था। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर लाखों की संख्या में स्वॉर्ड से भरी पड़ी थी। चिन्मू सबसे पहले उस डीमन स्क्रिप्चर को पढ़ता और फिर बाद में उसको प्रैक्टिस करता, जो करते करते अब उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक आ चुकी थी। होलिंगर उसके लिए फलों को इकट्ठा करती रहती है और चिन्मू उस प्रैक्टिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहता है, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें। ग्रेट एल्डर विलेज चीफ से ये कह रहे थे कि हमारे नए होली सेक्टर मास्टर अब हर एक चीज में बेहतरीन तरीके से निपुण होते जा रहे हैं, और इसके लिए मैं जो सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा वो है उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी। वो कहते हैं कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि इस दुनिया के अंदर और भी ओवरलॉर्ड बॉडीज वाले लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जितनों को भी ट्रेनिंग दी है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। जो बात सुनकर विलेज चीफ और फार्मासिस्ट ग्रैंडपा दोनों के दोनों ही हंसने लगते हैं। फार्मासिस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि विलेज चीफ, जरा देखे तो हम लोगों ने
डीमन सेक्ट के भी एल्डर को तक बेवकूफ बना दिया, जिस बात पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर और ग्रेट एल्डर दोनों के दोनों शौक रह जाते हैं कि ये लोग आकर किस बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ सिस्टर ग्रैंडपा कहते हैं कि माफ करना, हम लोग थोड़ा सा रास्ते से भटक गए थे। विलेज चीफ कहते हैं कि आप जिसे ओवरलॉर्ड बॉडी की बात कर रहे हो उसके कुछ अलग ही रीजंस हैं, जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोगों को दोबारा से दिखाया जाता है होली सेक्ट को, जहाँ पर अब गार्डियन किंग्स आ चुके थे और वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे। हमारे ये जो नए होली सेक्ट मास्टर हैं उनके सीखने की स्किल बहुत ही कमाल की है। इसी वजह से तो वो एक के बाद एक लगातार होली सेक्ट की नई नई टेक्निक्स को सीखते जा रहे हैं। जो बात सुनकर एक दूसरे गार्डियन किंग कहने लग जाते हैं कि कहीं तुम टेलीपोर्टेशन मेथड की बात तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जो मेथड होता है उसको सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक को सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है असल में टेक्निकल एप्टीट्यूड की, क्योंकि उसके अंदर आपको एग्जैक्ट लोकेशन के दो फॉर्मेशंस को बनाना होता है। पहली वो जहाँ से आप टेलीपोर्ट कर रहे हो और दूसरी वो जहाँ पर आपको लैंड करना है, जो काम इतना आसान नहीं है। लोगों को कई कई साल लग जाते हैं इस टेक्निक को सीखने में, और वैसे भी अभी तो होली सेक्ट मास्टर काफी यंग है, इसीलिए उनके लिए ये टेक्निक काफी ज्यादा चैलेंजिंग बनेगी। और अब ये तीनों ही गार्डियन किंग देख पाते हैं चिन्मू को एक काफी ऊंची जगह पे खड़ा हुआ, जिसने टेलीपोर्टेशन मेथड को सीखने के लिए अपनी पहली फॉर्मेशन को बना लिया था। जो नजारा देखकर गार्डियन किंग भी शौक रह जाते हैं कि आखिर हमने ये क्या देख लिया, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि चिन्मू को नेक्स्ट फॉर्मेशन बनानी नहीं आती। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे होली सेक्ट मास्टर के पास में ओवरलॉर्ड बॉडी होने की वजह से। जरूर से इस ओवरलॉर्ड बॉडी की मदद से दूसरों की तुलना में तेजी से सीखा जा सकता होगा, लेकिन चिन्मू अनकंट्रोल होकर एक पवेलियन के ऊपर गिरता है और उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जो कि एक्चुअल में था छठवें होली सेक्ट मास्टर का फीनिक्स अराइवल पवेलियन, जो कि एक एंशिएंट रेलिक था और चिन्मू उसको पूरी तरीके से तबाह कर चुका है। गार्डियन किंग कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज आप इनको बर्बाद मत करो, लेकिन उसी मोमेंट पर दोबारा से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और जब तक गार्डियन किंग वहां से पहुंचते हैं चिन्मू दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है। गार्डियन किंग्स कहते हैं कि ये जो टेलीपोर्टेशन मेथड होता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही तेजी के साथ में खर्च होती है। गार्डियन किंग्स कहते हैं कि होली सेक्ट मास्टर आपके कल्टीवेशन के हिसाब से आप इस समय पर ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार ही टेलीपोर्ट हो सकते हो, लेकिन उस समय तक चिन्मू दूसरे पवेलियन के छत को फाड़ते हुए नीचे गिरा था। तो गार्डियन किंग्स कहते हैं कि यंग मास्टर अगर आपके बीच रास्ते के अंदर ही स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप इस बात को जानते तक नहीं हो कि आपकी हालत कैसी हो सकती है। आप एक बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में भी फंस सकते हो। लेकिन चिन्मू तो वहाँ से अनकंट्रोल होकर ना जाने कितनी बार ही नीचे गिर रहा था, बल्कि एक बार तो वो टेलीपोर्ट होकर पानी के अंदर भी गिरने वाला था, जिसके अंदर रहती है काफी खतरनाक शेलफिश जो कि चिन्मू को मारने के लिए तैयार थे। वो सभी के सभी गार्डियन किंग मिलकर अब चिन्मू को ये समझाने लगते हैं कि टेलीपोर्ट होने के लिए दो फॉर्मेशंस को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पहली जहाँ से आप टेलीपोर्ट होगे और दूसरी जहाँ पर आप टेलीपोर्ट होगे, लेकिन अगर आपने जल्द से जल्द ये नहीं सीखा तो आपकी मौत तो बेमौत हो जाएगी। लेकिन चिन्मू पानी में गिरने से पहले वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक काफी अच्छी जगह पे आ जाता है। वो तीनों ही गार्डियन किंग पानी में जाकर गिरते हैं, लेकिन अब चिन्मू धीरे धीरे करके इस चीज को सीखने लगा था। वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे तुरंत ही दो फॉर्मेशंस को बनाना होगा जिनको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट भी करना होगा ताकि मैं इंस्टेंटली अपनी पोजीशन पर पहुंच सकूं। और यही असली रूल होता है टेलीपोर्ट होने का। वो तीनों ही गार्डियन किंग पानी में से बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि चिन्मू टेलीपोर्टेशन मेथड के साथ साथ और भी काफी अच्छी अच्छी चीजों को सीख रहा है। वो लोग कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर ओवरलॉर्ड बॉडी के साथ में पैदा हुए थे, इसी वजह से वो इतने जल्दी इस लेवल तक पहुंच गए। चिन्मू ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से टेलीपोर्ट होना भी सीख लिया था। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है सुप्रीम एल्डर को, जो कि विलेज चीफ से ये कहने लगते हैं कि मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि मैं जिसे ओवरलॉर्ड बॉडी के बारे में सुन रहा हूँ वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि चिन्मू शुरुआत में एक सिंपल सा बच्चा ही था जिसके अंदर कल्टीवेशन भी अवेक नहीं होता था। सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि लेकिन चिन्मू इस बात पर भरोसा रखता है कि वो एक ओवरलॉर्ड बॉडी के साथ में पैदा हुआ था, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बड़े बड़े टैलेंट्स को और बड़े बड़े जीनियसेस को भी हरा देता है। एल्डर कहते हैं कि डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल चीज
चीज तो होगी। विली चीफ कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है चिन्मू के अंदर, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको ओवरलॉर्ड बॉडी की 3 पिल टेक्निक सिखाई थी। और ये जो ओवरलॉर्ड बॉडी की 3 पिल टेक्निक है वो पुराने समय की बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है, जिसे पुराने समय में यूज किया जाता था। जो बात सुनकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर और ग्रेट एल्डर भी शॉक रह जाते हैं। जो बात सुनकर उनके दिमाग में एक ही बात ट्रिगर होती है और वो विलेज चीफ से कहते हैं कि जब ये टेक्निक उस समय की है जब ग्रेट रूइंस के अंदर डार्कनेस मौजूद नहीं थी और तब के लोग आसानी के साथ में इस टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते थे। तो फिर आप लोग मुझे ये बताइए कि चिन्मू एक ऑर्डिनरी पर्सन होने के बाद आखिर ऐसी टेक्निक को सीख भी कैसे गया? उसने प्रैक्टिस किया और वो ताकतवर भी बन गया। क्या आप लोगों को इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं लगता? कहीं चिन्मू ऐसी जगह से बिलोंग तो नहीं करता जिस जगह पे अभी भी ये डार्कनेस पहुंची ना हो? विली चीफ से कहते हैं कि अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि चिन्मू आखिर आया कहाँ से था? विली चीफ बताते हैं कि चिन्मू आया है असल में वरी फ्री लैंड से। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या मुझे बता सकती हो कि एक्चुअल में ये वरी फ्री लैंड किस जगह पे है? विली चीफ कहते हैं कि अगर एल्डर आपके पास में समय हो तो आज रात ही मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ, लेकिन वरी फ्री लैंड की एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे खुद भी पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पर योंगजियांग रिवर से जाया जा सकता है। जैसे ही डार्कनेस हो जाएगी मैं आपको योंगजियांग रिवर के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाऊंगा, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग अब देख पाते हैं चिन्मू को, जो कि अब सीधा ही बढ़ रहा होता है उस सेक्रेट टी की तरफ, जिसके सामने तुरंत ही वो तीनों ही गार्डियन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज सेक्टर मास्टर आप इसको बर्बाद मत करना। लेकिन चिन्मू का अपनी बॉडी और अपनी टेक्निक्स के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल आ चुका था कि वो बड़ी ही आसानी के साथ में अपने आप को संभाल लेता है और सीधे स्टोन के ऊपर बैठ जाता है। वो तीनों के तीनों गार्डियन किंग शॉक होते हुए कहते हैं कि मानना पड़ेगा यंग मास्टर को। चिन्मू नॉर्मल होकर कहता है कि अरे गार्डियन किंग्स आप लोग यहाँ पर कब आ गए? जो तीनों के तीनों सबसे पहले चिन्मू को ग्रीट करते हैं क्योंकि वो एक होली सेक्टर मास्टर है। साथ ही साथ वो उसके टैलेंट की भी सराहना कर रहे थे, जिससे कि चिन्मू कहता है कि आप लोग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लेकिन उसी समय पर चिन्मू का पेट गुड़गुड़ बोलने लगता है क्योंकि उसको अब भूख लगने लगी थी। इस काम में तो ऑलरेडी उसने होलिंगर को लगा कर रखा हुआ था, जहाँ पर वो खाना लेकर आ जाती है और कहती है कि यंग मास्टर आपको भूख लगी होगी, देखिए मैं कितना अच्छा खाना लेकर आई हूँ। जो कि तुरंत ही रोस्टेड चिकन को दे देती है चिन्मू को, जिसे चिन्मू ऐसे ही खाने लगता है। तब ये गार्डियन किंग कहते हैं कि आपको हमारी पुरानी वाली होली मैडम ने पाला था। चिन्मू कहता है कि हाँ मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने पाला है। जो बात सुनकर एक गार्डियन किंग कहते हैं कि द ग्रेट स्पिरिचुअल मशरूम, उसके साथ में 9 लीव्स को और उसके साथ में मेडिसिन किंग के हॉल को, जिसको आधा खाली कर दिया है और सिर्फ एक ही पर्सन ने। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम वो सब कुछ दे देते हमारे होली सेक्टर मास्टर को। होलिंगर चिन्मू के ऊपर आ जाती है और चिन्मू गार्डियन किंग से कहने लगता है कि मुझे अभी अचानक से एक नया काम याद आ गया कि मैंने इंपीरियल एकेडमी के अंदर एक एकेडमी डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा क्लासेस को लिया ही नहीं था। मुझे अभी भी काफी सारी चीजों को सीखना है, इसलिए मैं आज यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा हूँ। जो बात सुनकर एक गार्डियन किंग ये कहने लग जाते हैं कि वैसे तो हम लोगों को ये पूरा हक है कि हम आपको रोक सकते हैं, लेकिन क्या करें स्टडी करना भी तो जरूरी होता है, इसलिए हमारे ख्याल से आपको जाना भी चाहिए। जहाँ से चिन्मू जैसे ही जाने लगता है तो पीछे से एक गार्डियन किंग ये कहते हैं कि स्टडी करके आप जल्दी वापस भी लौट आना। लेकिन दूसरे गार्डियन किंग उनका मुंह दबा लेते हैं कि क्या मरवाओगे? चिन्मू कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, लेकिन कम से कम फिलहाल के लिए इन तीनों को थोड़ी सी शांति तो मिल ही चुकी थी। चिन्मू अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ से चला जाता है और तीनों गार्डियन किंग की अब जान में जान आती है कि चिन्मू यहाँ पर जितनी बर्बादी कर चुका था उतनी तो किसी ने भी नहीं की थी। ना जाने उसने कितने पवेलियन तोड़ दिए, कितनी ही रेलिक्स को खत्म कर दिया, लेकिन कुछ भी कहो चिन्मू ने किया तो आखिर कमाल ही था। वो तीनों ही गार्डियन किंग हंसते हुए ये कहने लग जाते हैं कि इस नई जनरेशन के जो होली सेक्टर मास्टर है उनका सच में कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसके बेसिस पर जिस तरीके से और जितने जल्दी उन्होंने टेलीपोर्टेशन मेथड को सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के कल्टीवेटर से ही कर सकते हैं। एक गार्डियन किंग कहते हैं कि उन्होंने केवल 10 दिनों के अंदर 2 सबसे बड़ी टेक्निक को सीख लिया, जिनको सीखने में दूसरे लोगों को कई साल भी निकल जाते हैं। इससे कि ये तो साफ है कि उनके जैसा टैलेंट शायद ही इस दुनिया के अंदर किसी और में होगा। जो बात सुन के तीसरे गार्डियन किंग कहने लग जाते हैं कि हाँ वो रेयर है, लेकिन जिस लेवल का टैलेंट यान कांग के नेस्टर मास्टर है, जिनको नेस्टर मास्टर सेज भी कहा जाता है, उनके जैसा बंदा ही 5
500 सालों में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। क्या हमारे यंग मास्टर उनके लेवल तक पहुंच पाएंगे? जो बात सुन के पहले वाले गार्डियन किंग कहते हैं कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक होली सेक्ट मास्टर के अंदर सिर्फ वही देखा है जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर किया। हम लोगों ने वो चीजें तो देखी नहीं है जो कि उनको पहले से आती हैं और उनका टैलेंट कितना ज्यादा है। वो तीनों ही कहते हैं कि अब तो बस हमें इस बात का इंतजार है कि कब वो अपने होली सेक्ट को नई उपलब्धियों तक ले जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर इन लोगों को नीचे की साइड में काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो तीनों ही देखते हैं कि एक्चुअल में तो नीचे की साइड में फाइट चल रही है किसी एक रिबिलियन सेक्ट के, जो कि यान कांग के लोगों के साथ में फाइट कर रही है। लेकिन तभी उनको ख्याल आता है होली सेक्ट मास्टर का, क्योंकि चिन्मो भी तो उसी डायरेक्शन में ही जा रहा था, जो कि तेजी के साथ में टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन नीचे की साइड में इतना ज्यादा क्योस मचा हुआ था कि ये ट्रैवल उसको बहुत ही भारी पड़ सकता है। चिन्मो अपनी डिवाइन आइज टेक्निक का यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए देखता है कि कई सारे यान कांग के जहाज तो आ रहे हैं, लेकिन जो रिबिलियन सेक्ट है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक शक्ति है जिसकी मदद से वो जहाजों को भी तबाह कर देती है। और उसके बीच से होकर गुजरना चिन्मो के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता था। और तभी चिन्मो वहीं से जाता हुआ एक और जहाज को देखता है जो कि शायद ट्रेवलर्स का था। और ये जहाज पे यान कांग के कैपिटल की तरफ ही जा रहा था, जिसकी रफ्तार भी काफी अच्छी होती है और इसमें सेफ्टी के भी चांसेस थे। इसी वजह से चिन्मो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उसी जहाज पर ही पहुंच जाता है। लेकिन चिन्मो के यहाँ पर आते ही जहाज के मैकेनिज्म ने उसके ऊपर कई सारी नाइफ से हमला कर दिया था, जिन सारी की सारी नाइफ्स को चिन्मो अपने 1000 हैंड बुद्धा टेक्निक से पकड़ लेता है। लेकिन इस जहाज के सभी लोग चिन्मो को एक घुसपैठिया समझ लेते हैं, इसी वजह से वो सब लोग उसको घेर लेते हैं। वोलिंगर छुप जाती है, लेकिन चिन्मो इन लोगों से फाइट करना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो अपने सभी वेपन्स को गिरा देता है और ये जो जितने भी लोग होते हैं वो अपने चीफ से कहने लगते हैं कि बॉस ये एक लड़का आ गया है हमारे जहाज पर, बताओ कि क्या करना है। चिन्मो कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल तक जाना चाहता हूँ इस बोट में बैठकर। जो बात सुन के इस जहाज का बॉस कहता है कि यहाँ से लेकर कैपिटल तक का किराया तुम्हें लगेगा 100 गोल्ड कॉइन्स। चिन्मो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा तो कहीं पर भी नहीं लगता। जो बात सुन के वहाँ के बंदे कहने लगते हैं कि इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी फैसिलिटी तुम्हें और कहाँ ही मिलेगी। वो बॉस कहता है कि देखो समय बहुत ही खराब है, हर दिन फाइट चल रही है और रास्ते भी सेफ नहीं है। हम लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इस काम को कर रहे हैं, इसी वजह से ओवर चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब खतरा ज्यादा है तो पैसा तो ज्यादा ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा। वोलिंगर कहती है कि तुम लोग किसी भी तरीके से मुझे बोटमैन नहीं लगते बल्कि बैंडिट्स लगते हो। लेकिन चिन्मो ने एक्चुअल में उसको इतना गोल्ड दे दिया था कि वो बंदे देखकर भी शॉक रह जाते हैं और तुरंत ही चिन्मो को रॉयल ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जैसे कि अब वो इस जहाज का लॉर्ड है। सारे के सारे बंदे चिन्मो की सेवा में लग जाते हैं कि आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब कितना बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं स्नेक मास्टर को, जो कि अपने लॉर्ड के पास में पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि मेरे फादर ने नेस मास्टर के मेंशन को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और ये पता चला है कि आसपास के जितने भी सेक्ट है वो सभी के सभी रेबल बन चुके हैं और कुछ रेबल बनने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि हमारे एक पास के ही सेक्ट के एम्परर यान फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से स्नेक मास्टर का लॉर्ड तुरंत ही कहने लग जाता है कि जल्दी से हमारे ट्रूप्स को भी इकट्ठा करो, साउथर्न बॉर्डर पर अब अपनी सेना को लगा दो, क्योंकि हम भी चढ़ाई करेंगे। जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग उस फ्लाइंग शिप के ऊपर देख पाते हैं चिन्मो को, जो कि इससे बारे में सोच रहा था कि आखिर रिबिलियंस इतने आगे तक कैसे बढ़ गए। नेस्टर मास्टर अभी भी तैयार नहीं है इन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि तभी वो देखता है नीचे की साइड में कि इन सेक्ट की एक बहुत ही बड़ी फौज कैपिटल की तरफ जा रहे कुछ लोगों पर हमला करती है, जिनको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और उन सभी इंसेक्ट की मास्टर होती है कि इंसेक्ट क्वीन, और उसकी नजर पड़ जाती है उस जहाज पर जिस पर मौजूद था असल में चिन्मो, और वो अपने इन लाखों की संख्या में इंसेक्ट को लगा देती है चिन्मो और इसके जहाज के पीछे, जिस पर साथ ही साथ इन जहाज वालों की नजर पड़ जाती है और वो देखते हैं कि ये तो है इंसेक्ट आर्मी जो कि आ रही है शान की फोर्ट्रेस से। इसी वजह से वो सारे के सारे बंदे अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और जहाज की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। बिना इस जहाज
जहाज को फुल स्पीड में भगाए वो लोग कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। लेकिन इंसेक्ट आर्मी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी और वो पहुंच जाते हैं उस जहाज तक, जिनका मुकाबला करने के लिए अब चिन्मू भी तैयार होने लगा था, क्योंकि वो उसके ऊपर भी तो हमला करेंगे। चिन्मू ने अब तुरंत ही अपनी नाइफ टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था उन इंसेक्ट को खत्म करने के लिए। लेकिन वो इंसेक्ट ऑलरेडी कुछ लोगों को मार चुके थे और बाकी के लोगों के ऊपर हमला भी कर रहे थे। चिन्मू कुछ लोगों को बचाने के लिए अपनी फायर स्प्रिंग टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। साथ ही साथ बोट का जो मास्टर होता है वो भी परेशान हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ से शान की फोर्ट्रेस से एक और काफी बड़ी सेना को भेज दिया जाता है, जिससे कि अब तो इनसे बच पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन तभी फिर चिन्मू यहाँ पर अपनी एक नई टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे कि अब इस जगह पे हजारों की संख्या में स्वॉर्ड्स की बरसात होने लगती है और इन स्वॉर्ड्स के सामने जितने भी इंसेक्ट आ रहे थे वो चुटकियों के साथ में खत्म होते जा रहे थे। जो नजारा ही देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि चिन्मू ने तो आसमान एकदम लाल कर दिया था। जो नजारा देखकर वो शिप का मास्टर कहने लगता है कि सच में तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही कमाल का है। जिसके साथ में वो भी अपनी फायर टेक्निक का यूज करने लगता है उन इंसेक्ट से छुटकारा पाने के लिए, जिसकी एक फीनिक्स बर्ड चारों तरफ ही फैल जाती है और उन इंसेक्ट को खत्म कर देती है। तो बोट मास्टर कहता है कि दोस्त, मेरा नाम है फैन युनशाओ, मुझे बताओ जरा क्या तुम भी यू युआन की फैमिली के हो? चिन्मू कहता है कि नहीं दोस्त, मेरा नाम है चिन्मू और मैं हूँ ग्रेट एकेडमी से। लेकिन अपनी फौज की ऐसी हालत को देखकर वो इंसेक्ट क्वीन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जिसके आगे की कहानी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।